क्या कभी सोचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं हारिस अमीन खान। फलस्तीन में जिंदगियों को खत्म किया जा रहा है, बच्चों को यतीम बनाया जा रहा है, हमारी बहनों को, माओं को जो है बेवा बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो कश्मीर के हालात हैं वो भी हमारे सामने हैं। वो मुझसे, आपसे, हमारे हुक्मरानों से कोई ढके छुपे नहीं है। लेकिन अफसोस के इन सब के बावजूद भी अगर हमें हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि हमसे वादा करते हैं, जिनकी उम्मीद पर कश्मीरी जो है कि ये लोग, ये पॉलिटिशियंस, ये पाकिस्तानी, ये अवाम, ये कौम हमारे लिए, हमारे हक के खुद इरादियत के लिए लड़ेगी और हमारे लिए हमारा जो हक है वो हमें छीन कर देगी। लेकिन अफसोस कि वही कौम, उसी कौम के लीडरान आज एपीसी बुलाने में और अपनी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडास करने में मशगूल हैं। एपीसी के बाद रहबर कमेटी का इजलास भी आज बुलाया गया और पीडीएम एक नई कमेटी बनाने पर भी गौर किया जा रहा है और कश्मीर की बात कोई भी नहीं कर रहा, बल्कि हमसे ज्यादा फिक्र तो कश्मीरियों की उन लोगों को है जिनका कश्मीरियों से शायद बगैर सिवाय इंसानियत के कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। कश्मीरी बात करते हैं कि हमारे साथ जिस रिश्ता हमारा कश्मीरियों के साथ है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता, और उसी रिश्ते की बिना पर हम हमेशा दावा करते हैं कि हम कश्मीर को ओन करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी कौम, हमारे हुक्मरान इन्हीं सियासतों में इस कदर जकड़े हुए हैं कि और जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं, जैसा कि तैयब अर्दगान की मैं बात करूंगा, जिस तरह उन्होंने जनरल असेंबली में कश्मीर का इशू उठाया, फलस्तीन के साथ साथ उन्होंने कश्मीरियों को नहीं भूला और ये बात की कि खित्ते के अमन के लिए, एशिया के अमन के लिए कश्मीर का मसला हल होना कितना जरूरी है। तो शेख अयाज ने एक गजल कही थी, गजल लिखी थी, वो मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं, किस्सा-ए हातिम नहीं ये एक सच्ची बात है, गोश बर्र आवाज हो सुन के मिट्टी बोलती है, जामनिंदो कब तलक सोते रहोगे, जामनिंदो कब तलक सोते रहोगे, देख दरिया खान दूल्हे का मजार हिल रहा है और ये आवाज फिर आने लगी है, जामनिंदो कब तलक सोते रहोगे, जामनिंदो कब तलक सोते रहोगे, सर पे सूरज आ गया है, रज़्मगाहे जिंदगी है, रज़्मगाहे जिंदगी में गलगला ही गलगला है, कब तलक सोते रहोगे, नींद में रोते रहोगे, आके फिर संगे लहत को तोड़ दें, आके फिर जीने से रिश्ता जोड़ दें। इसमें जो जामनिंदों का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है वो आज ठीक हमारे ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, हमारी कौम के ऊपर, हमारे हुक्मरानों के ऊपर, हमारे सियासतदानों के ऊपर आकर ठीक जगह ठहरता है। और इंतहाई अफसोस और दर्द का मकाम यह है कि हम जो एपीसी की हम बात करें, जो 2 दिन पहले एपीसी बुलाई गई, वहां पर जो तनकीद की गई वो हमारी अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की गई, जो हमारा फख्र है, हम उन पर हमेशा जो है फख्र ही महसूस करते हैं। हमारे मुहाफिज हैं, इस कौम के मुहाफिज, और सिर्फ हमारे मुहाफिज नहीं है बल्कि वो उन कश्मीरियों के, लाखों कश्मीरियों के भी उम्मीद की आखिरी किरण है, जिससे वो कई उम्मीदें और तवक्कुआत लेकर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आखिर में यही फौज आकर हमें हमारा हक दिलाएगी। लेकिन अफसोस कि हम अपने इक्तदार की हवस की खातिर, कश्मीरियों को भुलाकर, अपने ही मफादात की खातिर कि हमें आखिर नैब क्यों बुला रहा है, हमने अगर चोरियां की हैं या नहीं भी की तो ये मौका नहीं है, क्योंकि 1 साल से जायद का वक्त बीत चुका है कि कश्मीरी जो हैं वो रो रहे हैं और उनकी आंखें, उनकी जो नजरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर हैं, पाकिस्तानी अफवाज पर हैं, पाकिस्तानी कौम पर हैं। लेकिन हमारे जो लीडरान हैं, सो कॉल्ड लीडरान,
वो उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है। कश्मीर की कोई बात नहीं करता, और अगर बात की जाती है तो सिर्फ हम अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को, अपने ऊपर लगाई गई सख्तियों को खत्म करने की बात की जाती है। आज जो रहबर कमेटी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसको कहा जा रहा है वो हुई है, जिसमें मुख्तलिफ जो है बातें सामने आई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं, और एक नई कमेटी जिसको पीडीएम कहते हैं उसकी तश्कील की बात हो रही है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है शिराज अहमद शिराजी, जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं, वहां पर सारी उन्होंने कवरेज की, वहां पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम शिराज, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हारिस, कैसे हैं आप? शिराज, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है हारिस। शिराज, रहबर कमेटी के हवाले से बताइएगा, आज आप क्या समझते हैं, क्या एपीसी के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं? देखिए हारिस, आज एक अहम इजलास था, मशावरती इजलास था। मुझे नहीं सुन पा रहे हैं हारिस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप बात करें शिराज, कंटिन्यू करें। अच्छा हारिस, आज एक अहम मशावरती इजलास था अपोजिशन की रहबर कमेटी का, जिसमें जो प्लान दिया गया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जिस प्लान का ऐलान किया था, उस पर जो है आज एक अहम मशावरती इजलास बुलाया गया था अकरम खान दुरानी की रिहाइश गाह पर, जिसमें अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन उसमें शरीक हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और अयाज सादिक वहां पर मौजूद थे। अकरम खान दुरानी खुद वहां पर मौजूद थे। तो इजलास में जो अहम फैसले किए गए, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला जो था वो ये था कि जो रहबर कमेटी थी उनको गैर फाल कर दिया, उनको खत्म कर दिया, और उसके बजाय जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक का जो है आज से बाकायदा आगाज हो गया है, जिसकी सदारत के लिए जो है मौलाना फजल रहमान को मुंतखब किया गया है। मौलाना फजल रहमान इस पीडीएम की सदारत करेंगे। जनरल सेक्रेटरी का जो ओहदा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया है, और जो नायब सदारत का ओहदा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले किया है। तो हारिस, आपने बात की कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो फैसले किए गए थे, जो दावे हो रहे थे उनकी जानिब से, तो मैं समझता हूँ कि अब जो है प्रैक्टिकल तौर पर जो है वो दाखिल हुए हैं, प्रैक्टिकल लम्हात में वो दाखिल हो चुके हैं। और अब देखना होगा कि जो वादे, जो दावे उन्होंने किए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह आपने इंटरव्यू में जिक्र किया कि हमारे अफवाज पाकिस्तान को जो है टारगेट किया गया है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हमारे अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो है गुफ्तगू की गई थी, जिस पर हर मकतब की जानिब से जो है तनकीद भी हो रही थी। तो मैं समझता हूं कि अब देखना होगा कि क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जो असरात है वो आना शुरू हो जाएंगे या नहीं। अच्छा शिराज, ये बताएं कि पीडीएम में और रहबर कमेटी में क्या फर्क है? मतलब वो कोई डिफाइन कर पाए कि रहबर पीडीएम कोई क्या उसमें डिफरेंसेस होंगे, चेंजेस होंगी जो रहबर कमेटी में नहीं है? हारिस, तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस रहबर कमेटी का जो नाम था वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं था, तो इसलिए नाम है उनको चेंज करके उसकी जगह जो है पीडीएम रखा है। भाई काम जो है, उनके पॉइंट्स, उनका एजेंडा वही पुराना है, वही सेम थिंग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम जो है वो चेंज किया है, और सदारत का जो मनसब है वो मौलाना फजल रहमान को सौंप दिया गया है। बाकी इसमें एज सच कोई जो है चेंजेस नहीं है। अच्छा, जो मौलाना साहब को सदारत का जो है मनसब सौंपा गया है, तो इस हवाले से किसी के कोई पार्टी में कोई ऐसी पार्टी थी जिनको इस पर एतराजात हो? अब हमारे जराये के मुताबिक जो सदारत का ओहदा मौलाना फजल रहमान को दिया गया है, इसकी तजवीज़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे एहसन इकबाल, अयाज सादिक, उन्होंने तजवीज़ जो है वो दी थी कि मौलाना फजल रहमान को सदर बनाया जाए। तो मौलाना फजल रहमान को सदर बनाया गया, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है तो उनसे कहा गया कि आपको जो है जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया जाएगा, और नायब सदारत जो है चूंकि अपोजिशन में इस वक्त स्ट्रांग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो इसलिए उनको जो है नायब सदारत का जो ओहदा है वो दे
दिया गया है, लेकिन वहां पर एज सच इस हवाले से कोई तनकीद जो है वो सामने नहीं आई, ना किसी ने इस पर तनकीद की, ना किसी ने इस पर एतराज किया। बल्कि आज जो है जो प्लान जारी किया गया था कि अक्टूबर के महीने में हम मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, धरने देंगे, और फिर जो है नवंबर में जो है हम चारों सूबों का जो दारकूमत है वहां पर जाएंगे, फिर जो है जनवरी में हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, त्रिपुरा की तरफ भी जी जाएंगे। तो आज इस पूरे मशावरती इजलास में इस पर बात हुई और बाकायदा प्लान जो है वो डिस्कस किया गया। ठीक है। अच्छा, अगर शिराज जमाते इस्लामी की बात करें तो जमाते इस्लामी एपीसी का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने क्लियर कट ये बात कही थी कि ये लोग जो हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं अपने मफाद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे, इसलिए हम इनका हिस्सा नहीं है। तो क्या पीडीएम का हिस्सा जमाते इस्लामी बनेगी? हारिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। यकीन कीजिए कि ये मेरे दिल के करीब बात है। मैं फखर से ये कह सकता हूं कि जमात इस्लामी के जो कायद है सरारुल हक साहब, वो हमेशा अच्छे फैसले करते हैं, और ये भी उसका जो है एक बेहतरीन फैसला है। जिस तरह आपने इंटरव्यू में जिक्र किया है कि कश्मीर के मामले में हमारे जो हुक्मरान है वो ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं, और कश्मीर में जो है मजालिम इस वक्त जारी है, वहां पर बच्चे जो है वो भूख से भिलक रहे हैं, वहां पर जो है कर्फ्यू का समा है, लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकलते। सिर्फ जमात इस्लामी एक वाहिद पार्टी है जो कश्मीर के जी हवाले से जो है एक खास मौका रखती है और हमेशा कश्मीर के हुकूक के लिए जो है वो आवाज बुलंद करती है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो शिरकत है उस हवाले से मैंने सराज साहब से बात की मरी में, तो सराज साहब ने कहा कि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुल्क की मफाद के लिए अगर है, अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुल्क के अवाम के मफाद के लिए है, तो हम जरूर शिरकत करेंगे। फिर लियाकत बलोच साहब से मैंने खुद बात की, तो उसने भी यही कहा कि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो मुल्क की मफाद के लिए है तो हम शिरकत करेंगे। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तक महदूद है, अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, हुकूमत में आने के लिए हो रही है, तो इसलिए जमात इस्लामी ने, मैं समझता हूं कि बहुत ही अहम फैसला किया कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत नहीं की, और जो अब पीडीएम बनाए तो उसमें भी जो जमात इस्लामी है वो शिरकत नहीं करेंगे। ठीक है, उनका ये भी फैसला सामने है कि वहां पर भी वो शिरकत नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शिराज ने भी अभी की कि जमाते इस्लामी का बहुत ही क्लियर मौकफ रहा है, और अभी से नहीं, शुरू ही से कश्मीर के हक में वो हमेशा बात भी करते हैं, उनके जो इकदामात होते हैं वो भी किए जाते हैं, और इस हवाले से जो है वो हमेशा फ्रंट लाइन पर रहते हैं। बहुत शुक्रिया शिराज, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की तैयब अर्दगान साहब की जो जनरल असेंबली में स्पीच थी, उन्होंने कश्मीर को वाज़े तौर पर जो है उसका जिक्र किया, और जो अक़वाम मुत्तहिदा हैं उनको मुतवज्जे किया कि कश्मीर के हवाले से जो है इक़दामात किए जाएं, क्योंकि उसके साथ खित्ते का
एशिया का जो है अमन उसके पर डिपेंडेंट है। इसी तरह जो है इंडियंस की तरफ से भी एक बयान आया और उन्होंने ये कहा कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में अर्दगान साहब को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कर्नल असद साहब। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी कर्नल मच। साहब, हमेशा की तरह इंडियंस ने जो है एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है तैयब अर्दगान साहब की स्पीच के ऊपर कि हमारा कश्मीर हमारा इंटरनल कंट्री का मसला है, आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। सर आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारिस, थैंक यू वेरी मच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम मेरा ख्याल है डिस्कस कर रहे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो स्पेशली इस रीजन के अंदर एंड स्पेसिफिकली बिटवीन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान जो सबसे बड़ा इशू है वो तो है ही एक्चुअली कश्मीर का, या ओके जम्मू कश्मीर श्रीनगर की बात करते हैं या फिर लद्दाख की बात करते हैं। और ये ऐसा तनाज़ा है जिसके अंदर इंडिया ने इतना नेगेटिव रोल प्ले किया, जिस तरह की मैं समझता हूँ कि इंडिया ने इकदाम किए हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और सर्टनली ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने ही मुल्क के अंदर इंसानियत के ऊपर एक तो पहली बात यह है कि ये गासिबाना कब्जा है। देखिए कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हमें कहनी चाहिए कि मतलब आप कह लें कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो तो एक गासिबाना, एक गैर कानूनी कब्जा है। और इसको अगर आप लेके चलते हैं 47 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुए और उसके अंदर जो कश्मीर का कजिया था वो तो आप समझिए कि ऐसा लगता है कि जानबूझ के जैसे छोड़ दिया गया था। और वो एक ऐसी मतलब आप एक इशू वो रेज हो गया, ऐसा इशू वो रह गया है। एक तो आप कह सकते हैं कि ओके जी तकमीले पाकिस्तान का एक नामुकम्मल एजेंडा, बिल्कुल कई दफ़ा इसका कहा जा चुका है। उससे हट के भी अगर आप समझते हैं कि इस वक्त भी वहाँ पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर मोर देन 68% कश्मीरी वहाँ पर मौजूद है। एंड लेट मी टेल यू, बारिंग फ्यू परसेंट एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड कि जी किसी सूरत के अंदर भी हमें इंडिया के साथ नहीं जाना एंड वी आर गोइंग टू मेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उसी के साथ फिर आप ये देखें कि जो ये श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर से हट के जो कश्मीर का बाकी इलाका जिस पे हिंदुस्तान ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, जब वहाँ पर कोई शहादत होती है, सरकारी फौजें जिस तरीके से बेईमाना कत्ल गारतगरी, स्टेट टेररिज्म आपको नजर आता है, तो वो पाकिस्तानी परचम के अंदर अपने कश्मीरी बच्चों को वो दफन करते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? दूसरी आप ये कहें जी कि आप इस तरह की आप एट्रोसिटीज भी कर रहे हैं, आप मतलब अगर आप कहें कश्मीरियों की क्लिनजिंग कर रहे हैं, आप इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप कश्मीर के अंदर और कहें जी कि नहीं दुनिया का कोई मुल्क बोले भी ना, चाइना को भी आप देख लें, चाइना ने तो मेरा ख्याल है पिछले साल अक्टूबर में ये बात की थी एंड दिस सेड कि जी चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा था कि इट इज़ बेसिकली कोशिश ये करें कि दो इट इज़ एन इंटरनेशनल इशू, लेकिन अगर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान मिल बैठ के अगर इस कज़िये को तय कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। जब वो नहीं हुआ तो देख लीजिए कि उन्होंने तो अपना सारा सिलसिला सीधा करना था, अपनी लाइन को उन्होंने ठीक करनी थी, तो वो तो अब एक लिहाज से ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो दैट इज़ बेसिकली विद चाइना। अच्छा, उसी के साथ आप ये देखें ये जो सिलसिला शुरू हुआ 14वां महीना एक लिहाज से इसको जा रहा है और इस 14 महीनों के अंदर इंडिया ने क्या कुछ नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वेस्टर्न मीडिया की बात करते हैं, आप ओके यूनाइटेड नेशन की भी बात कर लें, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, मिडल ईस्ट की बात कर लें, ओआईसी की आप बात कर लीजिए, इन सारे को देख लें, कोई आपको किसी नुक एंड कॉर्नर से आवाज़ आपको बुलंद होती नजर आई कोई इंसानियत के लिए कि इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत को इस तरीके से मारा जा रहा है, उनके घरों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उनके नौजवान नस्ल को हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ से उनको उठाया, उनको अकूबत खानों में डाल दिया, उनको टेररिस्ट कैंप्स के अंदर डाल दिया, टॉर्चर सेल्स के अंदर डाल दिया, माइक ऑन कर दिया और उनको देखें किस तरीके से बेईमाना तशद्दुद आप समझते हैं कि हमारे कश्मीरी इन बच्चों पे एक लिहाज से ये इंडियन हुकूमत नरेंद्र मोदी और ये जो शैतानी ट्रायका है इसने पूरे इंडिया की तो सलामती को दाव पे लगा दी। मैं आपसे बताऊं, और शैतानी ट्रायका है क्या? इसके अंदर अमित शाह आता है और फिर नरेंद्र मोदी इसको हेड करता है और साथ इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल आता है। जो बात मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान ने की है, अब वुड सिंपली से कि उन्होंने जिसको नहीं कहते दरिया को कूजे में बंद कर दिया और इंडिया को वो ऐसा शीशा दिखाया ऐसा, और उसके अंदर इंडिया ने अपने आप को इतना भयानक देखा
कि वो तड़प नजर आई है आपको उनके बयानात के अंदर। बिल्कुल। और देखिए बात तो उन्होंने तैयब अर्दवान ने बिल्कुल ठीक कही, आई रियली एडमायर हिम। और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तानियों के बिहाफ पे उन्होंने आवाज बुलंद की, हमारे कश्मीरी भाई बहनों बच्चों बूढ़ों के बिहाफ पे उन्होंने आवाज बुलंद की। व्हाट इज दैट? दिस इज एग्जैक्टली वी एक्सपेक्ट द इंटायर वर्ल्ड हैज टू कम आउट बेसिकली फॉर कश्मीरी ब्रदर्स इन अ वे, अगर देखा जाए तो। अच्छा कल और फिर उसी साहब मैं यहाँ जी पर इंटरप्ट करूंगा। जिस तरह तैयब अर्दगान साहब ने एक आवाज उठाई, लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे कश्मीरियों को ओन करने का दावा अगर करते हैं तो वो हम पाकिस्तानी करते हैं। तैयब अर्दगान साहब ने बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान एक इंतहाई बेहतरीन इकदाम किया, जनरल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर पूरी दुनिया को जो है कश्मीरियों की आवाज वो बने। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कश्मीरी जिस फौज से, जो उनकी एक और आखिरी उम्मीद है यानी पाकिस्तानी फौज, हमारे ही लोग बैठकर एपीसीज में कॉल करके वहां पर पाकिस्तानी अफवाज को बदनाम कर रहे हैं ऐसे मौके के ऊपर, तो इस बारे में सर आप क्या कहते हैं? हाँ, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट हारिस, इसमें बिल्कुल कोई मैं समझता हूँ कि दो राय नहीं है। और आप सिर्फ इतना देखें कि जब एपीसी का जो माहौल आपने देखा, जिस तरह की बैनुल ओके जमाती जो एक लिहाज से इनकी कॉन्फ्रेंस हुई, तो व्हाट वाज द एजेंडा, जो 26 पॉइंट थे वो भी आप देख लें किस तरह के थे। और आप ये समझते हैं कि ये जो नैरेटिव है इंडियन नैरेटिव, और इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? आपकी अपनी जमातें कर रही हैं। इसको नून लीग कर रही है, इसको पीपल्स पार्टी कर रही है, इसको फजलुर रहमान कर रहा है, इसको अचकजई कर रहा है, और इसके अलावा कुछ और जो चंद छोटी पार्टियां बेसिकली वो सारी की सारी मिलकर कर रही हैं। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। ये जो कुछ एक लिहाज से आपको नजर आ रहा है, जिस तरह का एपीसी, और ओवरऑल आप देखें इस वक्त सिचुएशन, बिल्कुल आपने ठीक मैं समझता हूँ कि सवाल किया। स्टिल आई डोंट से जी कि नहीं उनको गैर मुहब्बुल वतनी की कोई बात की है, ऐसा कुछ नहीं। बट एट द सेम टाइम भी हमें ये शक तो होता है कि ये किसके, यानी वो नैरेटिव जो कि आपको इंडियन मीडिया पे नजर आता है। बिकॉज़ दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप इस तरह की बात करें। नहीं, पहली देखिए, पहली बात तो ये आती है कि आप इस सारे जो उनके 26 नुकात हैं, आप समझते हैं कि सारी की सारी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कश्मीरियों के साथ खड़ी हुई नजर आई? क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी को कंडेम किया कि आपने गलत सारे के सारा काम कर रहे हो? क्या आप जिस तरह की कत्लो गारत गोरी, लोगों को उठाया गया, वहाँ की बहनों की इस्मत दरी एक लिहाज से की गई, क्या कोई एक शख्स इनके अंदर से बोला और अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि जी मैं 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म हूँ? और मतलब ये भी मैं समझता हूँ कि हमने पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बना दिया। एक ऐसा मुजरिम कन्विक्टेड क्रिमिनल है और उसको सजा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से, और वो शख्स जो है, मतलब आप समझ लें कि पूरे पाकिस्तानी सिस्टम के आंखों में मिर्चें डाल के वो बंदा बाहर चला गया। अच्छा जी, वो आज ये हो गया, प्लेटलेट्स ऐसे हो गए, वैसे हो गए, पता चले कि नहीं इस तरह का तो हर सब कोई इश्यू एक लिहाज से नहीं आता। और आप देखें कितना हशाश पशाश तरीके से उनको ऑलमोस्ट को पौने घंटे से ज्यादा आपने बोलते देखा। नो, आई वुड से व्हाट स्टैंडर्ड्स एक्चुअली वी हैव सेट एज स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और किस तरह के मुजरिम लोग जो हैं, फॉरगेट अबाउट इट कि जी वो 3 दफा ही हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर। बात सिर्फ ये करने की है कि यस ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, और हमें ये कहना चाहिए कि जी एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो पूरे पाकिस्तानियों को एड्रेस कर रहा है और किसके खिलाफ भड़का रहा है? अपने पूरी आवाम को, अपने लोगों को, अपनी फौज के खिलाफ, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ। और इमेजिन करें उस नैरेटिव को जो कि इंडिया का नैरेटिव है, उसको आपका जो 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम है, अनफॉर्चुनेटली वो इंडियन नैरेटिव को वो एक लिहाज से आगे फैसिलिटेशन के तौर पे लेके चल रहा है। और आप ही के बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं और वहां पर जो सूडो इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, उन्होंने तो तोपों के दाने खोल दिए हैं। आई वुड से कि यू नेवर सी लाइक दिस, इस काइंड ऑफ सिचुएशन। मैं आपको बताता हूं, आप ही के मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके ऊपर ये लोग बैठे हुए कि जी आप बताएं ना, वो ये सियासी पार्टियां हैं तो उनके पास बंदूक तो नहीं है, उनके पास सेफ हाउसेस तो नहीं है, उनके पास किसी तरह का कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज तो नहीं है। भाई ये तो पूरी दुनिया की जो आर्मीज हैं, ये सारे का सारा उनका सिस्टम होता है, पूरे मुल्क का सिस्टम होता है। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी अपनी फौज ने किया कि आपके साथ इन अगर देखा जाए तो मकसद मैं बिल्कुल आपसे आरस साहब ये कहूंगा, दिस वॉज नॉट द टाइम, ये बिल्कुल कोई टाइम नहीं था इस एपीसी का। हाँ, अगर ये एपीसी होती कि आप कहते जी कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात बेताश हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम कोई एक वायबल प्लान देना चाहते हैं, हम कहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर के अंदर, बड़ी प्रॉब्लम है, हम यकजुबान होकर यहाँ बैठते हैं, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं,
या कोरोना इतनी मुश्किल के अंदर पाकिस्तान को लेके गया है, हमारी मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है, हम हुकूमत बताए कि हम उनके लिए क्या करें, तो हम कहते हैं नहीं यार इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। बेसिकली तो हारिस साहब ये अपनी करप्शन की प्रोटेक्शन के लिए ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि अगले चंद महीनों के अंदर देखें एक एक करके आप इनको वाकई आप जेलों के अंदर जाता हुआ देखेंगे। तो ये तो एक आम आदमी की सोच है कि ये क्या सिचुएशन और क्या किस तरह ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा, में करण साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अक्सर हमने देखा कि पिछली मर्तबा भी जब यूनाइटेड नेशंस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में बहुत ही कैटेगोरिकली बात की थी कश्मीर इशू पर भी, और हिंदुस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मामलात उस वक्त चल रहे थे उस पर भी उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़े था। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो कि कहते थे कि तकरीरों से क्या होता है। तो सर अभी तैयब अर्दगान साहब की स्पीच आई है, 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी खिताब करना है, हम उनसे भी तवक्को करते हैं कि वो कश्मीर इशू पर, फ़लस्तीन पर बात करेंगे। तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि इतने बड़े फ्लोर पर कोई भी इशू रेस करने की क्या इम्पोर्टेंस है? मैं एक तो आपसे ये कहूँ, इसमें तो देखिए बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। ये जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर पूरी दुनिया से साल में सारे लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो सरबराहान ममलकत की आप बात करते हैं, वज़राए ख़ारजा होते हैं, बहुत सारे और वफूद होते हैं। तो आप ये तो कह सकते हैं कि पूरे इस एक साल के अंदर ये ओकेजन ऐसा होता है जहाँ पूरी दुनिया के लीडर कह लें, रहनुमा कह लें, आइकॉन हैं, फिगर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। साइड लाइन्स के ऊपर मीटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डिस्कस होते हैं। हाँ डेफिनेटली आप ये तो कह सकते हैं कि जी ये डिस्कशन भी होती है, तकरीरें भी होती हैं, एड्रेस भी होता है, इसके बाद तो आउटकम एक लिहाज से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अगर आप इतने बड़े फोरम के ऊपर जाके पूरी दुनिया के सामने आप अगर अपना एक मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा, इंसानियत का मुकदमा, पाकिस्तान का मुकदमा, तहरीक पाकिस्तान के नामुकम्मल एजेंडे का मैं समझता हूँ कि अगर मुकदमा इतनी मजबूती के साथ आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी कन्विक्शन के साथ आप अगर सारी दुनिया के सामने लेकर आते हैं, तो व्हाट विल यू डू एक्चुअली। देखें ना, आप कश्मीर का, कश्मीरियों की जो जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत उनके ऊपर हो रही है, ये इसका मुकदमा और उससे जुड़े हुए सारे अवामल को पूरी दुनिया के सामने लेकर आते हैं और पूरी दुनिया को आगाह करते हैं कि अगर ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, अगर कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत नहीं दिया जाएगा, अगर उनके हुकूक सल्ब किए जाएंगे, उनको बेसिक ह्यूमन राइट से डिप्राइव किया जाएगा, तो डेफिनेटली सिचुएशन तो फर्दर ख़राब होगी। और आप मुझे ये बताइए ना हारिस साहब, ये जब से एक्चुअली ये मुजरिम हुकूमत एक्चुअली इंडिया के अंदर आई है नरेंद्र मोदी की सरबराही के अंदर, ये उनको 7वां साल जा रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया का भी उन्होंने और अपने पड़ोसियों के साथ। यानी आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप देखें, श्रीलंका को लें, नेपाल को लें, भूटान को लें, बांग्लादेश को लें, पाकिस्तान को ले लीजिए, इंटरनली आप खालिस्तान की बात करें, कश्मीर की भी उनके काफी मामला डिस्टर्ब है, बिल्कुल काफी बड़ा सीरियस इशू है। और फिर डेफिनेटली उनके ऊपर कोरोना ने भी बहुत ज्यादा आके एक लिहाज से असर किया है, लाखों की तादाद के अंदर वहाँ पे लोग इफेक्टेड हो गए, दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा मुल्क हो गया इस तरीके से। मईशत का उनका एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कबाड़ा बेड़ा गर्क हो चुका है। और नरेंद्र मोदी इस बेसिकली एन इनसेन पर्सन, और मुजरिम आदमी है ना। अगर जो शख्स when he was चीफ मिनिस्टर गुजरात की आप बात करते हैं 2002 के अंदर, अमित शाह उसका वजीर दाखिला था, और जिस तरीके से उन्होंने हज़ारों मुसलमानों को जिंदा जला दिया, उनके घरों को, उनके कारोबार को, उनकी फैक्ट्रियों को आग लगा के उनको कैंपों के अंदर धकेल दिया, तो यू कैन मेक आउट कि ये किस माइंडसेट का शख्स है। तो भाई ऐसे मुजरिम आदमी को चेहरे से पूरी दुनिया के स्टेज के ऊपर क्यों ना इसके चेहरे से नकाब उतारा जाए। एंड दिस इज एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब कर रहे हैं, और उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि पूरी कश्मीरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, और बिल्कुल ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। इसको छोड़ दें कि इसके बाद क्या होता है। देखिए, एक मैं आपसे साथ ये कहूँ, बहुत सारे लोग बात करते हैं नहीं जी वो क्या किया है पाकिस्तान ने, या क्या किया पाकिस्तानी फौज ने भी कश्मीर के लिए। अर्ज करूँ आप, बिल्कुल आपने एक सवाल बीच में किया था कि हम हैं, हम कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तानी हैं। वी से लाइक दिस, वी आर वन। हमको कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता, हम हमेशा से एक थे और हमेशा ज़िंदगी में एक रहेंगे। 1947 के अंदर भी जो बंटवारा हुआ था उसमें बड़ी चीज़ें क्लियर थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स इन हारिस साहब, उनको ये डिसीजन करना था
कि जी वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर उससे पहले जो बगावत शुरू हो चुकी थी, मुसलमान बड़े तंग थे, दे डिड वांट बेसिकली टू कंटिन्यू विद डोगरा के साथ। तो डोगरा महाराज जो उनका था, उसका तो एक्चुअली हरि सिंह की बात, गुलाब सिंह की मैं बात करता हूँ, उसको तो प्रॉब्लम ये थी कि उसको तो लोग काबू में नहीं थे, मुसलमान उसके साथ चलना नहीं चाहते थे, और उनकी जद्दोजहद तो ऑलमोस्ट को 150 सालों से चल रही थी जबकि मैं बात करूं आपसे। तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, ये बिल्कुल कोई ऐसा इजी मसला नहीं है। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, सारा पाकिस्तान खड़ा है, मैं आपसे ये बताऊं, और ये उनकी जंग नहीं, ये हमारी अपनी जंग है। और इंशाअल्लाह आप ये देख लेंगे, कश्मीरियों को आप आज़ाद होते हुए देखेंगे, इंडिया से आप अलग होते हुए देखेंगे, और कश्मीर इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ कश्मीर, और हम सारे एक हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने अपना वक्त दिया। जिस तरह कर्नल साहब ने बताया कि जब कश्मीरी जवान शहीद होता है तो उस शहीद को सब्ज हिलाली परचम में लपेट कर जो है सुपुर्द खाक किया जाता है। कश्मीरी नारा लगाते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए वो नारा लगाते हैं। ये नारा वो दुनिया के और किसी मुल्क के साथ यकजहती का इजहार उसके साथ नहीं करते। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम बात करते हैं कश्मीर को ओन करने की, खुद कश्मीरी होने की, लेकिन कश्मीरियों पर जब इतना बुरा वक्त, इतना सख्त वक्त, इतना तकलीफ दे वक्त आया हुआ है, तो उस वक्त भी हमें अपनी जान बचाने की, अपना माल बचाने की फिक्र है, और हमें अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है। और हमें चाहिए कि हम जरा अपनी आंखें खोलें और उस तरफ देखें जिस तरफ कश्मीरी जो है वो देख रहे हैं, और हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करें और कश्मीरियों को उनका हक दिलाएं। डोगरा साहब की उन्होंने बात की, कर्नल साहब ने, कि डोगरा दौर में मैं आपको बताता हूं कि कश्मीरियों को सिर्फ 72-73 साल नहीं हुए कि उनको इन मुश्किलात का सामना है। डोगरा दौर में कश्मीरी की मुसलमान की जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए थी। अगर आपने किसी कश्मीरी मुसलमान को कत्ल कर दिया है तो अदालत आप उस कातिल पर 20 रुपए या 16 रुपए का जुर्माना आयद करती थी, और उसमें से 2 रुपए जो है वो उस मुसलमान फैमिली को दिए जाते थे, बाकी जो है खजाने में चले जाते थे। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।